आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है पंचुएशन। इससे पहले वीडियो में हमने पंचुएशन के बारे में पढ़ा कि पंचुएशन होती क्या है और हमने 6 पंचुएशन मार्क्स करे कि उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जो बाकी के 6 पढ़े हैं वो हम आज सीखेंगे कि उनका इस्तेमाल एक वाक्य में कैसे होता है। ये शुरू करने से पहले हम एक बार याद कर लेते हैं कि पंचुएशन होता क्या है। तो पंचुएशन से हम एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अलग कर सकते हैं, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से अलग कर सकते हैं, या फिर हो सकता है हम सेंटेंस यानी कि वाक्य के एक भाग, जिसका मतलब होता है पार्ट, को दूसरे भाग से अलग कर पाए। और हमने ये भी सीखा था कि अगर हम पंचुएशन का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं या कोई गलत पंचुएशन मार्क कहीं लगा लेते हैं, हमें नहीं समझ कि इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो सेंटेंस यानी कि जो वाक्य दिया गया है उसका मतलब ही बदल जाता है। जो हम दर्शाना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं, वो हम अच्छे से समझा नहीं पाएंगे, सिर्फ क्योंकि हमने ढंग से पंचुएशन का इस्तेमाल नहीं समझा। इसलिए जो भी वो वाक्य पढ़ेगा उसको समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या बताना चाहते हो। अब हम आगे करते हैं पंचुएशन मार्क्स। पहला है इन्वर्टेड कॉमास। It is used to mark the exact words of a speaker or a quotation. Exact मतलब कि किसी ठोस चीज के बारे में बात करनी या किसी खास चीज के बारे में। तो जो भी स्पीकर मतलब जो बोल रहा है, उसने क्या क्या बोला है, क्या क्या शब्द बोले हैं, क्या लाइन बोली, वो दर्शाने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करते हैं। शी सेड, फिर हमने क्या यूज किया, कॉमा लगाया और उसके बाद क्या यूज किए, इन्वर्टेड कॉमास। आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल। किसी ने कोई बात कर रहा होगा आपस में और हमने अगर उसकी बात को लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, शी सेड, और बात कहने से पहले हम उसको इन्वर्टेड कॉमास में डालते हैं। दूसरा है हैरी टोल्ड मी, फिर इन्वर्टेड कॉमास में हमने क्या बात लिखी, जो भी हैरी ने बोला उसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया। डोंट कम टू द पार्टी टुनाइट, ये पार्टी में आज मत आना, ये हैरी ने बोला और हमें ये अपने पेपर में लिखना था, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, इन्वर्टेड कॉमास की मदद से। तीसरा है दलाई लामा सेज द पर्पस ऑफ आवर लाइव्स इज टू बी हैप्पी। तो दलाई लामा जी ने जो बोला उसको हमने कैसे लिखा, इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में। जो भी उन्होंने कहा उसको हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में लिख दिया, ताकि जब कोई पढ़ रहा हो तो उसको समझ आ जाए कि अच्छा ये लाइन तो दलाई लामा ने कही थी। या डोंट कम टू द पार्टी टुनाइट, ये किसने कहा था, हैरी ने। या आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, ये उस लड़की ने कहा। तो इसलिए बताने के लिए कि जो स्पीकर है या जिसने भी कोई बात कही है उसको लिखते हुए दर्शाने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये भी पंचुएशन मार्क होता है। यूज टू ऐड फर्दर एक्सप्लेनेशन और कमेंट दैट इज टू डू विद आवर मेन लाइन। मतलब मेन लाइन जो भी हमारा सेंटेंस या वाक्य कह रहा है, अगर हमने उसको एक्सप्लेनेशन देनी हो उस पे, मतलब उसको एक्सप्लेन करना हो, समझाना हो उसके बारे में कुछ और, या हो सकता है कोई कमेंट हो हमारा। कमेंट मतलब कोई टिप्पणी करना या अपने विचार रखना। अगर हमारा कोई विचार है जो हमने उसके अंदर डालना है सेंटेंस के अंदर, जिसके मदद से हमें उस वाक्य के बारे में और ज्ञान मिलेगा, तो हम वहां पे ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द गवर्नमेंट्स एजुकेशन रिपोर्ट शोज सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन, और बीच में क्या लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर, अप्रैल 2005। तो ये क्या बात दर्शाती है इससे, कि जो गवर्नमेंट की एजुकेशन रिपोर्ट है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है, वो कौन से साल में
हुई थी अप्रैल 2005, अप्रैल के महीने में, और 2005 साल में ये वो वाली गवर्नमेंट रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है। तो इससे हमें सेंटेंस के बारे में, वाक्य के बारे में और भी पता चला। अगर हम सीधा ही लिख देते द गवर्नमेंट्स एजुकेशन रिपोर्ट शोज सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन, तो हमें और जानकारी नहीं मिलती उसके बारे में कि कौन सी रिपोर्ट की बात की जा रही है। तो इसलिए अपनी बात को अच्छे से समझाने के लिए उसने उसको ब्रैकेट में लिख दिया कि अप्रैल 2005 वाली रिपोर्ट की बात की जा रही है इसके अंदर। दूसरा है आई वॉकड अवे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, फिर ब्रैकेट में क्या लिखा है, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो पहले वो बात कर रहा है कि मैं दूसरी डायरेक्शन में, उससे उल्टी डायरेक्शन में चला गया, पर ये बताने के लिए कि कौन सी डायरेक्शन की बात हो रही है और हमें थोड़ी और इंफॉर्मेशन, थोड़ी और जानकारी देने के लिए कि मैं कौन सी डायरेक्शन में गया, तो उसने वहां लिख दिया ब्रैकेट के अंदर कि मैं नॉर्थ की तरफ गया। इस तरह से हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है डैश। डैश के 3 काम है। पहला, इट इज यूज्ड टू सेपरेट वर्ड्स इनटू स्टेटमेंट। कोई भी शब्द है तो उन शब्दों को बयान में बदलने के लिए, या उन शब्दों को अलग करके बयान ही बना दे, हम उसका स्टेटमेंट ही बना दे, उसका अलग ही सेंटेंस बना दे, तब हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है यूज टू क्रिएट एम्फेसिस इन अ सेंटेंस। एम्फेसिस हमने पहले भी पढ़ा था पिछली वीडियो में। क्या होता है, अगर हमें किसी चीज पे कोई जोर देना हो या उसके बारे में, किसी खास चीज के बारे में इम्पोर्टेंस यानी कि जानकारी देनी हो, उस पर जोर लगा के बात रखनी हो अपनी, ये बहुत जरूरी बात है, इस पे ध्यान दो, तो हम एम्फेसाइज करते हैं, उसको कहते हैं एम्फेसिस देना। तीसरा है यूज टू इंडिकेट अ ब्रेक और सडन चेंज ऑफ थॉट। इंडिकेट मतलब इशारा देना या दर्शाना कोई बात। अब ब्रेक, अगर हमने कोई बीच सेंटेंस में कोई और बात करनी है, या हो सकता है कि बात करते करते कोई सडन चेंज ऑफ थॉट आ जाए, उसका मतलब अचानक से हमारी सोच में कोई बदलाव आ जाए और हम लिखते लिखते हमने सोचा कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, तो हम कुछ और लिख देते हैं साथ में ही। तो ऐसे डैश का इस्तेमाल होता है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हमें और अच्छे से समझ आएगा। पहला है रवि, फिर आया डैश, द यंगेस्ट बॉय इन क्लास, फिर से हमने डैश डाला, वन द कॉम्पिटिशन। तो हो सकता है अब ये एक ही सेंटेंस में हम लिख देते, ये 2 डैश हम नहीं यूज करते, पर क्योंकि हमें एम्फसाइज करना था, यानी कि हमें जोर देनी थी इस बात पे कि जो रवि है वो यंगेस्ट बॉय है क्लास का, और इस यंगेस्ट बॉय, सबसे छोटे लड़के ने कंपटीशन जीता। तो हमें 2 चीजों पे एम्फसाइज करना था, 2 चीजों पे जोर देना था हमारे सेंटेंस में, कि इसको ध्यान से देखो कि जो रवि है वो यंगेस्ट बॉय भी है और उसने कंपटीशन को भी जीता। दूसरा है यू मे थिंक शी इज ऑनेस्ट, फिर हमने डैश लिखा, डैश का इस्तेमाल किया, और आगे बोला शी इजंट। तो वो क्या बोल रही है कि तुमने सोचा होगा शायद कि वो सच बोलती है, वो ऑनेस्ट है, पर वो नहीं है। तो हमने क्या किया, इस सेंटेंस को ब्रेक कर दिया, और यहाँ क्या आया, सडन चेंज ऑफ थॉट, जिसके बारे में मैं बता रही थी कि सडन चेंज ऑफ थॉट होता है अचानक से हमारा जो हम कहना चाह रहे हैं उसका उल्टी कह देते हैं। तो हम सोच रहे थे वो नहीं होता, उसमें कोई बदलाव आ जाता है, जो जिस तरह की हम सोच रख रहे थे पहले। तो उसने क्या बोला, यू मे थिंक शी इज ऑनेस्ट, हो सकता है तुम अभी तक सोच रहे होगे कि वो ऑनेस्ट है, वो सच बोलती है, पर ऐसा नहीं है। और इसलिए इन दोनों वाक्य के पार्ट यानी कि भाग को अलग करने के लिए हमने बीच में डाल दिया डैश। इस तरह से हम इसमें डैश का इस्तेमाल करते हैं। आगे है हाइफन। अब डैश और हाइफन काफी मिलते जुलते हैं, और इसमें एक डिफरेंस होता है जो हम लिखते टाइम ध्यान रखते हैं, जिसका वो हम अभी करेंगे।
अब पहले देखते हैं हाइफन का इस्तेमाल होता कैसे है। यूज टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हम जोड़कर हम एक नया वर्ड बना देते हैं एक तरह से, और उसको वैसे ही लिखा जाता है। तो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को अगर जोड़ना हो तो हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। पर अब आया वो डिफरेंस कि फर्क क्या है डैश और हाइफन में। पढ़ते हैं। हाइफन्स आर नॉट सेपरेटेड बाय स्पेसेस while a dash has a space on either side। तो बोल रहा है कि हाइफन में कोई स्पेस नहीं होती। अगर आप नीचे एग्जाम्पल देखोगे, ये जो लगा हुआ है हाइफन, ये उसके आगे और उसके पीछे कोई स्पेस नहीं है। 51 में नहीं है, पार्ट टाइम में नहीं है, ये सारे एग्जाम्पल्स में कहीं पे भी कोई स्पेस नहीं है हाइफन में। पर अगर हम ऊपर देखेंगे डैश में, तो डैश से पहले भी और डैश के बाद भी मैंने स्पेस दी है। 3 डैश है ऊपर, तीनों में आप देख लीजिए कि स्पेस है उससे पहले और उसके बाद। इस तरह से हम डैश और हाइफन में फर्क बता सकते हैं कि यहाँ डैश लगा है या यहाँ हाइफन लगा है, और इनका इस्तेमाल तो है ही अलग। जिस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है वो अलग है। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम हाइफन के क्या है। 51, पार्ट टाइम, बैक टू बैक, वेल नोन। फिर अगर किसी रिश्ते की बात करते हैं तब भी हम उसमें लिखते हैं, जैसे ग्रेट ग्रैंड मदर, सन इन लॉ, ऐसे हो सकता है फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। आगे है अपोस्ट्रोफी। अब अपोस्ट्रोफी कहाँ यूज होता है? टू इंडिकेट अ मिसिंग लेटर और लेटर्स। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। डू नॉट को हम कैसे भी एक और तरीके से लिखते हैं, डोंट। और इसमें एक मिसिंग लेटर हो गया ना, एक लेटर हमने छोड़ दिया डोंट लिखने के लिए। कौन सा? ओ। नॉट में जो ओ है उसको हमने छोड़ दिया और उसकी जगह क्या लगा दिया? अपोस्ट्रोफी। तो डू नॉट किस में चेंज हुआ? डोंट में। तो यहाँ एक मिसिंग लेटर हो गया, एक लेटर ऐसा यूज हुआ जो एक लेटर ऐसा है जो हमने यूज नहीं किया। वैसे कैनॉट को हम कैसे लिखते हैं? कांट। आर नॉट, आंट। दे और विल को जोड़ के हम क्या बनाते हैं? देल। इस तरह से हम अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें भी आप देख सकते हो कैनॉट में भी ओ का इस्तेमाल नहीं किया गया, वो एक मिसिंग लेटर हो गया। आर नॉट में भी ओ का इस्तेमाल नहीं किया गया, वो एक मिसिंग लेटर हो गया। दे विल में देखो कौन सा मिसिंग लेटर है? दो है लेटर्स, डब्ल्यू और आई, और उसकी जगह हमने क्या यूज किया? अपोस्ट्रोफी। तो ये हम देखते भी आए होंगे, हम जब भी हम पढ़ते होंगे इंग्लिश, कि ऐसे होता है। हम कभी कभी डू नॉट की जगह डोंट भी लिखते हैं, कैन नॉट की जगह कांट भी लिखते हैं। पर हमें आज समझ आया कि ये जो ऊपर लगा होता है वो क्या होता है? अपोस्ट्रोफी। और उसको ऐसे इस्तेमाल किया जाता है पंचुएशन के अंदर। और दूसरा कहाँ यूज होता है अपोस्ट्रोफी? टू शो पोसेशन। पोजेशन क्या होती है कि अगर हमारे किसी चीज पे कोई हमारा अधिकार या हक हो, या फिर ज्यादातर हम किसी रिश्ते की, हमारा इसके साथ क्या रिश्ता है उसको जताने के लिए भी अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। रीमास डॉग इज वेरी क्यूट। किसका डॉग है? रीमा। तो डॉग एक तरह से पोजेशन है, तो इसलिए हमने यहाँ क्या यूज किया? अपोस्ट्रोफी। वैसे ही सेकेंड सेंटेंस देखो। माई पेरेंट्स हाउस इज लोकेटेड इन दिल्ली। जो घर है वो पेरेंट्स का है, तो ये भी एक तरह की पोजेशन हुई, इसलिए हमने यहाँ क्या यूज किया? अपोस्ट्रोफी। तीसरा है सियाज फादर इज अ डॉक्टर। तो सिया के फादर की बात हो रही है, तो जब हम इसको सेंटेंस में लिखते हैं ना तो हम हमेशा अपोस्ट्रोफी लगाते हैं बीच में। जैसे रीमा में एस लगाया हमने और उसके आगे अपोस्ट्रोफी। रीमाज, रीमा नहीं बोलते, रीमाज बोलेंगे।
कि रीमा की डॉग की बात हो रही है, मेरे पेरेंट्स के हाउस की बात हो रही है, सिया के फादर की बात हो रही है। तो इसलिए हम उसे अपॉस्ट्रोफी लगा के ही हम अपनी बात कहते हैं। और आखिरी है कैपिटल लेटर्स, कि अगर हम देखते हैं कि इसका इस्तेमाल हम कैसे होता है, कहाँ-कहाँ होता है। पहली बात तो हमने देखा होगा कि हमेशा किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में जो भी फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। और कहाँ यूज़ होता है? प्रॉपर नाउन्स में। किसी का नाम ले रहे हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन मतलब किसी जगह का नाम, किसी खास जगह का नाम, वो भी प्रॉपर नाउन होता है। नेशनैलिटीज़, नेशनैलिटी मतलब आप कौन से देश से हो, वो आपकी नेशनैलिटी हो जाती है। जैसे हम इंडिया से हैं, तो हमारी नेशनैलिटी क्या है कि हम इंडियन हैं। इसको कहते हैं नेशनैलिटी। फिर लैंग्वेजेस, कोई भी भाषा, डेज़, कौन सा दिन, मंथ्स, हॉलीडेज़, मतलब सारे प्रॉपर नाउन्स में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कैपिटल लेटर्स। हॉलीडेज़ मतलब इसमें कोई फेस्टिवल की बात हो रही है, जैसे क्रिसमस हुआ, तो उसमें भी सी कैपिटल होगा। और कहाँ यूज़ करते हैं? टाइटल्स ऑफ बुक्स, मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर्स, प्लेज़, मूवीज़। अगर किसी भी बुक ऐसी चीज़ों का जो टाइटल होता है, जो उसको भी हम कैपिटल में ही लिखते हैं। आखिरी है फॉर डिग्रीज़ और टाइटल्स, मतलब डिग्री, बीए, एमबीए, बीकॉम, इसमें भी हम हमेशा कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे डॉक्टर है, उसमें भी हम कैपिटल लेटर लिखते हैं डॉक्टर के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो 2 दिए गए हैं। पहला है, नमन इज द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक अखबार का नाम है, इसलिए हर जगह उसमें टी, जैसे टी कैपिटल है, द का टी कैपिटल है, टाइम्स में भी टी कैपिटल है, और इंडिया में भी आई कैपिटल है। और नमन तो एक नाम है, तो नाम प्रॉपर नाउन होता है, इसलिए नमन का एन कैपिटल है। या इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, शुरुआत एन से हुई है ना सेंटेंस की, तो वो जो फर्स्ट लेटर होता है फर्स्ट वर्ड का, वो हमेशा कैपिटल ही होता है। और दूसरा क्या है? बीए, जैसे मैंने बोला डिग्री, उसमें भी दोनों कैपिटल लेटर्स हैं। सर, मैडम, ये टाइटल्स हैं, इसलिए सर का एस कैपिटल है, मैडम का एम कैपिटल है। आगे देखते हैं डॉक्टर बत्रा, तो डॉक्टर टाइटल है एक, इसलिए उसका डी कैपिटल है। और बत्रा में मैंने क्यों करा बी कैपिटल? क्योंकि ये एक नाम है, और नाम होते हैं प्रॉपर नाउन्स। इस तरह से हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब हमने देखना है कि हमें सेंटेंस गलत दिया हुआ है और उसको हमने सही करके उसमें जो जो पंचुएशन मार्क की जरूरत होगी हम वो ही इस्तेमाल करेंगे। पहला क्या है? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई आई वॉज अपसेट? वो पूछ रहा है कि तुम्हें समझ आया कि मैं अपसेट क्यों थी, मैं उदास क्यों थी? तो डिड यू से हमें क्या पता चला कि ये तो एक क्वेश्चन है, कोई किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई सवाल पूछ रहा है। तो सबसे पहला हिंट क्या मिला हमें कि हमें क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही है। और वैसे ही मैंने क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें क्या लगाया हुआ है? क्वेश्चन मार्क, रेड कलर में। वो रेड कलर मैंने हर एक पंक्चुएशन मार्क मैंने रेड में किया हुआ है ताकि आपको पता चल जाए कि क्या चेंज आया, यानी कि क्या बदलाव आया क्वेश्चन और आंसर में। और अभी हमने कैपिटल लेटर्स पढ़ा, उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत होगी तो हमेशा उस सेंटेंस का जो पहला वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जब भी हम किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो इसमें क्वेश्चन में तो डिड में डी स्मॉल है, कैपिटल लेटर नहीं है, पर हमें पता है कि हमेशा कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हमने आंसर में डी को कैपिटल कर दिया, डिड में डी को कैपिटल कर दिया।
तो हमारा सेंटेंस कैसे चेंज हुआ? क्या आंसर आया हमारा? डिड में डी कैपिटल और सेंटेंस के आखिरी में हमने लगाया क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वो सेंटेंस क्या दर्शा रहा है कि हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दूसरा देखते हैं, द गर्ल्स फादर सैट इन अ कॉर्नर। पहली चीज हमेशा देखते हैं कि सेंटेंस के आखिरी में कुछ लगा हुआ है। तीन चीजें लगती हैं सेंटेंस के आखिरी में ज्यादा से ज्यादा, या तो लगता है एक फुल स्टॉप, या लगता है क्वेश्चन मार्क, या हो सकता है कभी कभी लग जाए एक्सक्लेमेशन पॉइंट। तो बोलना क्या चाह रहा है वो सेंटेंस में कि जो लड़की के जो फादर हैं वो एक कॉर्नर में जाके बैठ गए। इसमें कोई क्वेश्चन यानी कि कोई सवाल तो पूछा नहीं जा रहा। और एक्सक्लेमेशन पॉइंट हम कहाँ यूज करते हैं? जब हमें किसी भावना के बारे में बात कर रहे हो कि किसी को बहुत ज्यादा खुशी हो, बहुत ज्यादा दुख हो, तब हम एक्सक्लेमेशन पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। पर ये दोनों चीजें नहीं हुई तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फुल स्टॉप। हर सेंटेंस के आखिरी में फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। और क्या क्या चेंजेस हैं? अभी हमने कैपिटल लेटर किया, इसमें भी वही चीज है कि द में टी कैपिटल नहीं है, पर हमेशा हर एक सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होता है, इसलिए हमने द का टी भी कैपिटल कर दिया, हमने एंड में फुल स्टॉप भी लगा दिया। एक और चीज रह गई, क्वेश्चन में जो गर्ल्स है उसमें एस के आगे अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा हुआ। पर हमने अभी पढ़ा कि अपॉस्ट्रोफी जब भी हम किसी पोजेशन की बात कर रहे हो, या फिर कह लो यहाँ पे रिश्ते की बात हो रही है कि लड़की के फादर, तो हम उसको कैसे लिखते हैं? हमेशा एस से पहले हम क्या लगा देते हैं? अपॉस्ट्रोफी। लड़की के पिता, तो इसको लिखा कैसे जाता है? गर्ल, फिर आता है अपॉस्ट्रोफी, फिर आता है एस, द गर्ल्स फादर। हमने तो यहाँ पे तीन तरह की पंचुएशन का इस्तेमाल किया, कैपिटल लेटर्स, अपॉस्ट्रोफी और फुल स्टॉप। तीसरा है, सम पीपल वर्क बेस्ट इन द मॉर्निंग्स, अदर डू बेटर इन द इवनिंग। सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंस के शुरुआत में, क्वेश्चन की शुरुआत में एस फिर से स्मॉल है, और हमेशा हर एक सेंटेंस के शुरुआत में फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो पहला चेंज हमने ये किया, एस को हमने कैपिटल कर दिया सम में। फिर हम एंड में जाते हैं कि जो सेंटेंस एंड हो रहा है क्या वो कोई क्वेश्चन लगेगा वहां पे, या क्या एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगेगा? और अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो फिर हमें पता है क्या लगाएंगे हम? फुल स्टॉप। सेंटेंस क्या बोल रहा है? सम पीपल वर्क बेस्ट इन मॉर्निंग्स, अदर्स डू बेटर इन इवनिंग्स। सिंपल सा सेंटेंस है, वो बोल रहा है कि कुछ लोग सुबह अच्छे से काम कर पाते हैं और बाकी सब शाम को अच्छे से कर पाते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई सवाल नहीं पूछा गया, किसी तरह की कोई ज्यादा भावना नहीं बताई जा रही कि बहुत खुशी हो रही है, बहुत दुख हो रहा है, या कोई शौक लगा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ एक्सक्लेमेशन पॉइंट भी नहीं लगेगा। तो क्या बचा? फुल स्टॉप लगाना है हमने यहाँ पे। तो हमने एंड में, सेंटेंस के एंड में रेड में मैंने फुल स्टॉप लगाया हुआ है। और एक और पंचुएशन मार्क लगेगा यहाँ पे, जो है सॉरी मेरी आवाज बीच में कट हो गई थी। मैं बोल रही थी एक और पंचुएशन मार्क यहाँ लगेगा, जो है सेमी कॉलन। अब हम सेमी कॉलन यहाँ पे हमने क्यों लगाया? क्योंकि अगर हम देखेंगे सेंटेंस क्या बोल रहा है, सम पीपल वर्क बेस्ट इन मॉर्निंग्स, अदर्स डू बेटर इन द इवनिंग्स। तो हमने जब हमने सेमी कॉलन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि उसमें कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें ना अगर सेंटेंस को थोड़ा अलग करना हो। सेंटेंस काफी मिलते जुलते हैं, सम पीपल वर्क बेस्ट इन मॉर्निंग्स, बाकी सब शाम को बेटर काम करते हैं। हो सकता है अगर हम ये सेंटेंस अलग अलग दो वाक्यों में लिखते तब भी कोई फर्क तो नहीं पड़ता, सम पीपल वर्क बेस्ट इन मॉर्निंग्स ये एक वाक्य हो जाता, अदर्स डू बेटर इन इवनिंग्स ये दूसरा वाक्य हो जाता। पर हमें इसके
फिर बीच में फुल स्टॉप लगाना पड़ता, जो कि जरूरत ही नहीं है उसकी, क्योंकि हम वहां पे सेमी कॉलन लगा सकते हैं उसकी जगह। सेंटेंस आपस में मिलते जुलते भी हैं, और इसलिए हमने वहां क्या लगाया, सेमी कॉलन। दोनों सेंटेंस के जो दो पार्ट्स थे, दो भाग थे, उनको अलग अलग कर दिया। और सेमी कॉलन जब हम लगाते हैं तो हम थोड़ा पॉज भी देते हैं बीच में, कॉमा से थोड़ा ज्यादा पॉज देते हैं। क्या वो यही बताना चाहता है ये पॉज से, कि सेंटेंस एक जैसे मिलते जुलते तो हैं, पर जो वो कहना चाहते हैं वो अलग है। सम पीपल वर्क बेस्ट इन द मॉर्निंग्स, अदर्स डू बेटर इन द इवनिंग्स। यहाँ पे भी हमने 3 तरह के पंचुएशन मार्क यूज करे, कैपिटल लेटर्स, सेमीकोलन और फुल स्टॉप। अगला है द मैन इन क्वेश्चन, हैरी, जिमी एंड जॉर्ज डिजर्व अवार्ड्स। इसको हम अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, पहले हम देख लेते हैं। सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो टी कैपिटल है, ठीक है, हमें कैपिटल लेटर यूज करने की जरूरत ही नहीं, पहले से ही क्वेश्चन में ठीक लिखा हुआ है। सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप भी लगा हुआ है, वो भी ठीक है, सेंटेंस को अच्छे से एंड किया गया है। फिर हम क्या पढ़ते हैं, द मैन इन क्वेश्चन, फिर 3 नाम दिए हुए हैं, हैरी, जिमी एंड जॉर्ज। पर अगर हम ऐसे इसको पढ़ रहे हैं तो सेंटेंस का मतलब अच्छे से समझ नहीं आ रहा कि कहना क्या चाह रहा है वो। तो हमने क्या किया, हमने इस्तेमाल किया ब्रैकेट्स का। ब्रैकेट हमने अभी पढ़ा कि ब्रैकेट का इस्तेमाल क्या होता है, या तो हमें थोड़ा और जानकारी देनी हो और उस जानकारी को लिखने का एक बेटर ढंग है ना। ऐसे हैरी, जिमी एंड जॉर्ज लिख दिया, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया क्या कहना क्या चाहता है। इसलिए हमने अच्छे से लिखने के लिए उसको, उस इंफॉर्मेशन को जो हमें समझाना है अपने सेंटेंस में, इसलिए हमने वहां क्या लगा दिए, ब्रैकेट्स। तो आंसर में देखो, मैंने द मैन इन क्वेश्चन, फिर ब्रैकेट में उनके नाम लिखे हैं कि हैरी, जिमी एंड जॉर्ज की बात हो रही है, इन 3 लोगों की बात हो रही है। दे डिजर्व अवार्ड्स, इनको अवार्ड्स मिलने चाहिए। तो ऐसे लिखने के बावजूद मैंने क्या करा, ब्रैकेट लगा दिया। उससे जो कहना चाहता है, लिखने वाला जो भी कहना चाहता है वो ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है। ऐसे ही हम, इसलिए तो हम पंचुएशन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो हम कहना चाह रहे हैं वो पढ़ने वाले को भी तो समझ आए। तो ऐसा कभी कोई सेंटेंस आए तो हमने क्या लगा दिए वहां पे, ब्रैकेट्स। आगे है द फॉलोइंग आर दी प्राइमरी कलर्स, रेड, ब्लू एंड येलो। ये क्वेश्चन दिया है। सेंटेंस पहले तो हम सीधा वही देखेंगे कि कैपिटल लेटर है, चेक है, टी कैपिटल है उसमें। फिर एंड में फुल स्टॉप है, ठीक है, सेंटेंस का एंड भी अच्छे से किया गया है। तो एंड और स्टार्टिंग हमेशा सबसे पहले देखना, ऐसे कभी छूटेगा नहीं। कैपिटल लेटर या फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क जो भी लगना होगा तुम अच्छे से लगा पाओगे, कभी भूलोगे नहीं अगर तुम हमेशा पहला बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस देखो, शुरुआत देखो सेंटेंस की, और उसका एंड देखो। फिर हम बीच में पढ़ते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो उसने 3 प्राइमरी कलर्स के नाम दिए, रेड, ब्लू एंड येलो। और क्या लगाया हमने फिर, मैंने बताया था कि जब भी हम किसी सीरीज की बात कर रहे हैं, सीरीज मतलब ये एक ही टॉपिक है ना, प्राइमरी कलर्स के बारे में बताया गया है, रेड, ब्लू एंड येलो, ये 3 कलर्स बताए गए। तो ये एक सीरीज हो गई एक टॉपिक की। कौन सा टॉपिक है, प्राइमरी कलर्स का टॉपिक है, प्राइमरी कलर्स की बात हो रही है। इसमें 3 ही होते हैं, रेड, ब्लू एंड येलो। तो इसको लिखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉलन। इसलिए मैंने क्या लगाया बीच में, प्राइमरी कलर्स के बाद कॉलन लगाया, कि हाँ इस कॉलन के बाद अब मैं बताऊंगी कि प्राइमरी कलर्स कौन से हैं। द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कलर्स, कॉलन, और फिर उन तीनों के नाम आए, रेड, ब्लू एंड येलो। आगे है आई लाइक प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, सैंडी, सनी एंड सैम। सबसे पहले हमने क्या चेक किया, सेंटेंस की शुरुआत। आई स्मॉल है,
कभी भी आए, वैसे भी अभी तो ये बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में है, वाक्य की शुरुआत में है, पर कहीं भी आए जहाँ भी लिखा होगा वो हमेशा कैपिटल ही होता है, उसको हम कभी भी स्मॉल में नहीं लिखते। तो आई को हमने कर दिया कैपिटल, और फिर हम जाते हैं एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस जहाँ खत्म हो रहा वहां पे। तो सैम के आगे कुछ है नहीं, किसी तरह से सेंटेंस को एंड ही नहीं किया, खत्म ही नहीं किया, ना तो फुल स्टॉप लगाया, ना ही क्वेश्चन मार्क लगाया अगर क्वेश्चन है तो, या अगर कुछ एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगा सकते थे वो भी नहीं लगाया हुआ। तो हम सेंटेंस को पढ़ते हैं कि यहाँ क्या आएगा। आई लाइक प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स सैंडी, सनी एंड सैम। कोई सवाल नहीं है, एक्सक्लेमेशन पॉइंट भी नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ ऐसा दर्शाया ही नहीं गया है, कोई ऐसी बात ही नहीं है कि एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगे। कोई ज्यादा खुशी की बात नहीं हो रही, कोई ज्यादा दुख की बात नहीं हो रही, कोई शौक की बात नहीं है। सिंपल उसने सिर्फ अपने दोस्तों के बारे में बताया कि मुझे इनके साथ खेलना अच्छा लगता है। तो हमने क्या लगाया फिर, फुल स्टॉप। फिर हमने देखा कि सैंडी, सनी एंड सैम, ये 3 नाम है, और ये तीनों नाम तो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, पर ये स्मॉल में लिखा गया है इनका फर्स्ट लेटर। तो हमने सैंडी, सनी एंड सैम तीनों कर दिए कैपिटल। फिर हमने देखा 3 नाम है, सैंडी और सनी के बीच में कोई वो नहीं है, कॉमा नहीं है। जब एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात कर रहे हो तो कॉमा तो आएगा ही उसके अंदर, तभी हम एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करेंगे, नहीं तो सैंडी एंड सनी एक साथ लग रहे हैं शब्द, समझ ही नहीं आएगा कि क्या बताना चाहता है वो। इसलिए हमने क्या लगाया बीच में, कॉमा। कॉमा मैं रेड से करना भूल गई, पर कॉमा हमेशा लगेगा जब भी हमें कुछ 2 शब्दों को एक दूसरे से अलग करना हो। तो सैंडी के बाद हमने क्या लगाया, कॉमा। सनी एंड सैम, क्योंकि एंड आ गया बीच में तो हम कॉमा नहीं लगाते, जब भी एंड आ जाता है तो हम कॉमा लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एंड की मदद से ही वो दोनों शब्द अलग हो चुके हैं। फिर लास्ट रह गया, हमने क्या लगाया, डैश। अभी हमने डैश के बारे में समझा था कि डैश से क्या हुआ, हम जो बताना चाह रहे हैं कि कौन से फ्रेंड्स की बात हो रही है, सैंडी, सनी एंड सैम, तो उससे वो अलग हो गई। जो हम एम्फसाइज करना चाहते थे, एम्फसाइज का मतलब क्या होता है कि हम इस चीज पे जोर देना चाहते थे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन से फ्रेंड्स की बात हो रही है, सैंडी, सनी एंड सैम, इसलिए मैंने वहां क्या लगा दिया, डैश। आगे है नेक्स्ट सेंटेंस, तान्या सेड टू माया राहुल इज अ नाइस गाय। सबसे पहले तान्या का टी छोटा है, इसके 2 कारण है क्यों हमने कैपिटल किया। दोनों ही इस्तेमाल हो रहे हैं, एक की बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस है, सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल से होती है, और दूसरा कि तान्या तो नाम ही है किसी का, और नाम होता है प्रॉपर नाउन, इसलिए प्रॉपर नाउन के लिए भी हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल ही करते हैं। तो जिस मर्जी तरीके से आप देख सकते हो इसको, तान्या का टी हमने कैपिटल कर दिया। और एंड में गए तो ये सिंपल बात ही हो रही है कि तान्या ने माया को बोला कि राहुल इज अ नाइस गाय, तो कोई सवाल तो पूछा नहीं जा रहा, इसलिए हमने एंड में लगा दिया फुल स्टॉप। फिर है तान्या सेड टू माया, माया और राहुल में भी क्या आएगा, कैपिटल लेटर, क्योंकि ये नाम है और नाम होते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन्स में हम हमेशा कैपिटल लेटर करते हैं, उसका फर्स्ट जो भी शब्द का फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, और जब हम नाम लिखते हैं तब भी हम कैपिटल में ही लिखते हैं फर्स्ट लेटर। फिर जब हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं क्वेश्चन में, तान्या सेड टू माया राहुल, अगर आप देखोगे माया राहुल बिल्कुल एक साथ है, तो इसको हमें अलग तो करना पड़ेगा, और हम जब भी 2 शब्दों को अलग करना होता है, तो अब जैसे ऊपर हमने सैंडी और सनी को अलग किया, वैसे हम माया और राहुल को अलग करेंगे, सबसे पहले किससे, एक कॉमा से। तो मैंने माया के बाद एक कॉमा लगा दिया। फिर हमें क्या पता चला इस सेंटेंस से कि तान्या ने माया को कोई बात कही है,
और ये कोई तान्या हमारी स्पीकर है, उसने कोई बात बोली है और वो बात क्या है, राहुल इज अ नाइस गाय। तो किसी की कही हुई कोई भी बात जब भी हमें लिखनी होती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये राहुल इज अ नाइस गाय? उसको हम अलग कैसे करते हैं? इन्वर्टेड कॉमास की मदद से। हमने इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए, राहुल इज अ नाइस गाय, जो तान्या ने माया को कहा कि राहुल इज अ नाइस गाय, ये एग्जैक्ट लाइन ऐसी की ऐसी दो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आएगी। राहुल से पहले और गाय के बाद। ये लाइन हमेशा ही इन्वर्टेड कॉमास में आएगी, क्योंकि ये किसी ने कोई बात कही है, उसको हमें अलग तो करना पड़ेगा सेंटेंस से, इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया, इन्वर्टेड कॉमास। लास्ट है हुरे वी वन। हुरे, हुरे किसके लिए हम यूज करते हैं? जब भी हमें कोई खुशी होती है ना, तो हम बोलते हैं हुरे। तो इनको खुशी है, क्यों खुशी है? क्योंकि ये जीत गए। तो हुरे क्या बताता है कि अचानक से बहुत ज्यादा खुशी आ रही है, आउटबर्स्ट हो रहा है, भर के खुशी आ रही है, खुश हो रहा है इंसान। तो हुर्रे के बाद हमने क्या लगाया, एक्सक्लेमेशन पॉइंट। उससे पहले हम ये भी देखते हैं कि सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल है या नहीं, और क्वेश्चन में वो स्मॉल में दिया हुआ है, तो हुर्रे का एच होगा कैपिटल, और आखिरी में, सेंटेंस के आखिरी में यानी कि वन के बाद क्या लगेगा, फुल स्टॉप, क्योंकि ये तो आम बात हो रही है, कोई क्वेश्चन तो हुआ नहीं। हुर्रे ही है वो शब्द जो बताता है कि खुशी की बात है, कि बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, हुर्रे, इसलिए सिर्फ उसके बाद ही एक्सक्लेमेशन पॉइंट आएगा। उसके बाद भी तो बात आगे सेंटेंस में दो शब्द और है ना, पर उससे कोई एक्सक्लेमेशन पॉइंट डालने की वहां जरूरत नहीं है। वो दो अलग अलग, कह लो एक तरह से, सेंटेंस हो गए। हुर्रे ये सेंटेंस का पहला भाग है, पहला पार्ट है हुर्रे। ये क्या दर्शा रहा है कि बहुत ज्यादा खुशी हुई। फिर आता है वी वन, वो बता रहा है कि खुशी क्यों हुई, तो उसने बोला वी वन। ये सेंटेंस का दूसरा भाग है, इसलिए वी वन के आगे मैंने पीरियड लगाया, यानी कि फुल स्टॉप लगाया। और क्योंकि अलग भाग है, इसलिए मैंने वी में डब्ल्यू कैपिटल किया। मैं फिर से समझा देती हूँ। हुर्रे, खुशी की बात हुई, मैंने क्या लगा दिया, एक्सक्लेमेशन पॉइंट। एक्सक्लेमेशन पॉइंट का काम क्या होता है कि वो सेंटेंस को खत्म करता है वहीं पे। जैसे फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के आखिरी में लगते हैं, तो एक्सक्लेमेशन पॉइंट भी सेंटेंस या शब्द के आखिरी में ही लगता है। फिर उसके बाद हमारा दूसरा भाग शुरू हो गया क्वेश्चन का, वी वन, इसलिए मैंने डब्ल्यू क्या है, कैपिटल करा है, और वी वन के आगे क्या लगा, फुल स्टॉप, क्योंकि वी वन में कोई एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगाने वाली बात ही नहीं है, या फुल क्वेश्चन मार्क भी नहीं लग सकता। तो उस सेंटेंस के उस भाग को मैंने कैसे खत्म किया, फुल स्टॉप लगा के। तो हुर्रे वी वन को हमने ऐसे उसमें पंचुएशन का इस्तेमाल किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।